क्लास 9th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 2 और चैप्टर 1 और 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर 2 देख रहे हैं, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशिया कहाँ पर है? रशिया एशिया में भी आता है और रशिया यूरोप में भी आता है। तो सोशलिज्म क्या होता है ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, और यूरोप में सोशलिज्म कैसे फैला। तो देखिए, सोशलिज्म ना एक आइडियोलॉजी है कि लोगों का भला होना चाहिए। जो समाज के, जो देश के गरीब तबके के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, उन लोगों का भला होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत तो वही करते हैं। तो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, वो कहती है कि समाज में, देश में पैसे का बंटवारा इस तरीके से हो कि पैसे का हक सबके पास हो, किसी एक या सिर्फ कुछ ही लोगों के पास सारा का सारा पैसा इकट्ठा ना हो जाए। तो ये पूरा का पूरा हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी कैसे बनी और क्या क्या आगे इसमें होता है। द एज ऑफ सोशल चेंज आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। ये एज क्या थी, इसमें क्या क्या हुआ, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो प्रीवियस चैप्टर जो चैप्टर 1 था वो क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पावरफुल आइडियाज़ क्या कहते हैं। हमने फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, ये आइडियाज़ पूरे के पूरे यूरोप में फैल रहे थे। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। कब हुआ था? 1789 के टाइम पर हुआ था। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि 1 लिख दो और 789 लिख दो, तो क्या हो जाएगी, आपको डेट याद हो जाएगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना, तो इक्वालिटी होती है समानता, लिबर्टी आज़ादी, इस तरीके के आइडियाज़ ना पूरे के पूरे यूरोप, और यूरोप ही नहीं पूरी की पूरी दुनिया में फैलने लगे थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था ना, उसने ओपन कर दी थी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करने की, कि काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक बदलाव आने लगे सोसाइटी में। और सोसाइटी का जो पहले स्ट्रक्चर हुआ करता था ना, उसमें क्या होता था कि राजा है, राजा का बेटा हमेशा राजा बनेगा, और राजा के रिश्तेदार जो होंगे उन्हें नोबल्स कहा जाएगा, या फिर उनके जो वो सब होते हैं ना, इनके मंत्री वगैरह, उनकी बहुत ज़्यादा चलेगी। जो चर्च था, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी, चर्च की बहुत ज़्यादा चलती थी। चर्च के लोग काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो चुके थे। वो लोगों से पैसा लेकर कहते थे ठीक है तुम्हारी सज़ाएं माफ़ हो गई, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए, तुमने पैसे दिए थे। तो और जो गरीब लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस तरीके के आइडियाज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आगे बढ़े थे और पूरी दुनिया में फैले थे। पूरे यूरोप में इसका बहुत असर हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी से पहले सोसाइटी जो थी वो एस्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट, और ऑर्डर्स थे, एरिस्टोक्रेसी थी, और चर्च जो है वो कंट्रोल करती थी इकोनॉमिक और सोशल पावर को। एरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर लोगों की बहुत ज़्यादा चलती थी, चर्च बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी लोगों की लाइफ को। फिर एकदम से क्या हुआ? रिवॉल्यूशन आया, एकदम से क्रांति आ गई, और ऐसा लगा कि जो है बदलाव किया जा सकता है। दुनिया के काफ़ी सारे हिस्सों में इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, ये जो आइडियाज़ थे ना इक्वालिटी, लिबर्टी के, ये फैलने लगे। इंडिविजुअल के राइट्स के, मतलब एक इंसान के भी बहुत सारा हक होते हैं, ये चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही फैली थी। और एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड, ये भी डिस्कस किया जाने लगा कि भाई राजा ही हमेशा क्यों राजा बनेगा, राजा की फैमिली से ही क्यों राजा बनेंगे, जिन लोगों में काबिलियत है वो क्यों राजा नहीं बन सकते। इस तरीके की बातें आज से 300-400 साल से पहले किसी ने की ही नहीं थी कभी। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे शुरू हुआ ये सब। In India, राजा राम मोहन रॉय एंड डिरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हिस्ट्री में आप लोगों ने क्या क्लास 8th में पढ़ा होगा इसके बारे में, कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को हटाने की बात की थी, और भी बहुत सारे उन्होंने इंडिया के समाज में बदलाव लाने की काफ़ी बातें कही थी। हेनरी विवियन डिरोजियो जो कि एक प्रोफेसर थे बंगाल यूनिवर्सिटी में, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की बातें करी। ये भी काफ़ी ज़्यादा ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलने लगी थी कि रिवॉल्यूशन के बाद जो है यूरोप कैसा होगा। और डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज़ क्या होता है? देखिए, इंडिया भी ना एक कॉलोनी थी। कॉलोनी का मतलब होता है कि हम पे आप समझ लीजिए हम के गुलाम थे, तो हमारा पूरा देश गुलाम था, इसलिए हमें ब्रिटेन की कॉलोनी कहा जाता था। इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था ना, इसके बाद सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे। लोग सोचने लगे कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हमारी कंडीशन बेटर नहीं हो सकती है। इस तरीके के क्वेश्चंस अब लोगों के मन में आने लगे थे। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए, जो अमीर लोग हैं, जो राजा है, जो एरिस्टोक्रेसी है, नोबिलिटी है और चर्च है, वो तो नहीं चाहेंगे कि बदलाव आए। तो इसलिए यूरोप में भी हर कोई तो बदलाव नहीं चाहता था। रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थे। कुछ लोगों ने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि चेंजेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट लोग चाहते थे कि शिफ्ट है ना वो आराम आराम से, ऐसा नहीं हो कि राजा का गला ही काट दिया एक ही दिन में, ऐसा ना हो। धीरे धीरे करके बदलाव आए, ताकि जो सोसाइटी है उसमें एकदम से
एब्रप्ट चेंज आता है, रीस्ट्रक्चर होता है, तो बर्बादी भी आ सकती है। तो कुछ लोग डरते भी थे कि बदलाव आए, ठीक है बदलाव आने चाहिए, मगर बदलाव आराम आराम से आए। कुछ लोग थे कंजर्वेटिव्स देखिए ऐसे लोग होते हैं जो बदलाव नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जो चल रहा है वो वही सही है और वही चलते रहना चाहिए, ऐसे लोगों को हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं। और कुछ होते हैं लिबरल्स होते हैं, अच्छा ठीक है हम लोग कंजर्वेटिव्स कह रहे हैं कि बदलाव नहीं होना चाहिए, लिबरल्स कहते हैं बदलाव करो, आराम आराम से करो, बस जल्दी में मत जाओ, धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए। रेडिकल्स होते हैं कि भाई क्रांति करो, मारो काटो और चेंजेस लेके आओ, ये होते हैं रेडिकल। ये तीन चीज़ें ना, तीन आइडियोलॉजीज़ जो है हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखने के लिए मिलती हैं, और किसी भी देश में जो भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे आप साइंटिफिक फील्ड की बात कर लीजिए, रिलीजियस कल्चरल किसी भी आप फील्ड की बात करिए, उसमें कंजर्वेटिव्स लिबरल्स एंड रेडिकल्स होते ही हैं। चाहे आप अपने देश की पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, ये तीन फ्रैक्शन, कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो चल रहा है वही चलना चाहिए, वही सही है, लिबरल्स बीच का रास्ता लेते हैं, रेडिकल्स कहते हैं अरे मारो काटो सब बदलाव करो, इस तरीके की रेडिकल्स बातें करते हैं। तो ये टर्म्स का रियली मतलब क्या होता है, ये टर्म्स जो है ना ये टाइम के साथ साथ बदलते जाते हैं। व्हाट सेपरेटेड दीज ट्रेंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर, तो ये जो कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये किस तरीके से एक साथ जुड़ी हुई होती हैं और किस तरीके से एक साथ अलग होती है, ये सारी की सारी चीज़ें ना, और इस समय के साथ इनमें कैसे बदलाव आता है, यही सब हम इसमें देखेंगे। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। अब इसमें इस चैप्टर में इससे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें 18th सेंचुरी की काफ़ी बात की गई थी, इस चैप्टर में हम लोग 19th सेंचुरी के बारे में काफ़ी कुछ देखेंगे और किस तरीके से जो बदलाव आए थे के बारे में भी हम देखेंगे। फिर हम फोकस करेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस जो आए थे, विच देयर वर अटेम्प्ट ऑफ अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, और किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बदलाव, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, किस तरीके से सोसाइटी में इनकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज़ टू शेप सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। और जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें सोशलिज्म की बात की गई थी 20th सेंचुरी में, ये भी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई थी अगर हम लोग 20th सेंचुरी की बात करें तो। अब देखिए लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, अब इनके बारे में देखते हैं। एक ग्रुप है विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज द सोसाइटी, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं वो लिबरल्स हैं। लिबरल्स चाहते हैं कि देश ऐसा हो जो कि सारे के सारे धर्मों को बर्दाश्त करे, मतलब सारे के सारे रिलीजन्स को वो टॉलरेट कर सके। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि ये इस समय की बात है, यूरोपियन स्टेट्स वर यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। तो देखिए 18th सेंचुरी, 19th, 20th सेंचुरी में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब चर्चेस में भी काफ़ी ज़्यादा डिवीजन थे। जैसे आप बस ये समझ लीजिए, तो कोई सा देश किसी चर्च को फॉलो करता था, कोई सा देश किसी को फॉलो करता था। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। लिबरल्स जो होते थे वो इस चीज़ को भी अपोज करते थे कि भाई अनकंट्रोल्ड पावर है, जो राजा है इसकी पावर पे कोई अंकुश ही नहीं है, ये अपनी मर्जी से जो चाहे अंटशंट वो कर सकता है, तो ये चीज़ भी कोई सही बात थोड़ी ना होती है। लिबरल्स ये भी कहते थे, लिबरल्स चाहते थे कि लोगों के जो राइट्स हैं ना वो सिक्योर रहे। ऐसा नहीं है कि आज गवर्नमेंट का मन करा तो किसी भी परिवार की प्रॉपर्टी छीन लिया, किसी भी परिवार के लोगों को मार दिया, लोगों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए। लिबरल्स ये भी कहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू लॉ, इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। तो देखिए इसमें लिबरल्स ये भी कहते थे कि हमारे देश में जो है ना वो एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, भले ही राजा रहे मगर राजा किसकी बात माने, राजा बात माने जो चुनी हुई सरकार है उसकी, और एक संविधान बनाया जाए, कानून बनाए जाए, और देश में किसकी चले, देश में कानूनों की चले, देश में किसी इंसान की ना चले कि राजा ने कह दिया तो जी यही होगा, ऐसा ना हो। देश में चले कानून की, कि संविधान में ये लिखा गया है वो उसकी होनी चाहिए, और क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गलतियां हो रही हैं, ये देखने का हक राजा का ना हो, ये देखने का हक हो जुडिशरी का। लोग अपनी दरखास्त लेकर के जुडिशरी के जजेस के पास जा पाए कि उनके साथ गलत हुआ है, और जजेस देखें कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस तरीके की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो हम लोगों ने
पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, लेजिस्लेचर कौन होते हैं, जुडिशरी कौन होती है। लिबरल लोग जो थे ना वो चाहते थे कि सरकार का बंटवारा इस तरीके से हो, लेजिस्लेटर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं, और जुडिशरी जो देखते हैं कि कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड करने की बात करते थे ये लिबरल्स जो थे। तो इसमें ये बताया गया however they were not democrats, they did not believe in the universal adult franchise that is the right of every person to vote। ठीक है, जो लिबरल्स थे वो थोड़ी बहुत कहते थे राजा भी होगा, हम मान लेंगे राजा को भी, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी, थोड़ी बहुत जुडिशरी की चल जाए, थोड़े बहुत कानूनों की चल जाए, लिबरल ऐसी बातें करते थे। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है आप लोगों के लिए कि जो लिबरल्स थे ना वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। लिबरल बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी की बात नहीं करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि राजा का रूल बिल्कुल हटा दो और हर किसी इंसान को वोट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, फिर से बताती हूँ। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह लागू हो। एडल्ट का मतलब होता है जिसको एक इंसान, हमारे देश में एडल्ट 18+ के पर्सन को मानते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अमीर हो गरीब हो, 18+, 18 की उम्र से ज़्यादा सब लोग एडल्ट है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो ये जो थे ना लिबरल्स, ये नहीं कहते थे कि हर किसी को वोट देने का अधिकार हो, हर किसी को राइट टू वोट हो, ये नहीं कहते थे। लिबरल्स कहते थे कि ऐसे आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी हो उनको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और वुमेन को तो वोट देने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कौन कहता था? ऐसा लिबरल्स कहा करते थे। इनके कंट्रास्ट में थे, देखिए कंट्रास्ट का मतलब होता है इनका उल्टा या फिर इनका अपोजिट। जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे देश ऐसा हो जिसमें गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन की बने, मतलब जो कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना उसमें सब लोग वोट दें और उनके वोट के हिसाब से ही देश की सरकार बने। मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेज मूवमेंट। वुमेन सफरेज का मतलब यही है कि वुमेन वोट देने का जो अधिकार को मांगती थी ना उसी को ही वुमेन सफरेज मूवमेंट कहा गया है। तो जो ये थे रेडिकल्स, ये कहते थे कि वुमेन्स को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए और देश के सारे एडल्ट्स को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड्स एंड द वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो जो ये रेडिकल्स थे ना, ये लिबरल्स जो कहते थे कि अच्छा ठीक है अमीर लोगों को थोड़े अधिकार दे दो ये सब, बट रेडिकल्स कहते थे नहीं, सबको समान अधिकार मिलेंगे चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। जो रेडिकल्स होते थे, रेडिकल्स मतलब उग्र स्वभाव वाले एकदम, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट slight concentration of property in the hands of few। तो जो वो थे ना, आप कह सकते हैं रेडिकल्स, वो ये नहीं कहते थे कि प्रॉपर्टी हो ही, मतलब प्रॉपर्टी लोगों के पास होनी ही नहीं चाहिए, सारी सरकार की हो, ऐसा नहीं कहते थे रेडिकल। रेडिकल कहते थे कि ठीक है प्रॉपर्टी हो लोगों के पास, बट बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के पास ना हो, सबके पास सही तरीके से बटी हुई होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने अभी किस किस के बारे में देखा? हम लोगों ने रेडिकल्स के बारे में देखा, हम लोगों ने लिबरल्स के बारे में देखा। रेडिकल्स कौन लोग होते थे? सबसे पहले तो हम लोगों ने लिबरल्स के बारे में देखा था ना, लिबरल और फिर रेडिकल। तो रेडिकल होते थे जो कहते थे वुमेन को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। रेडिकल कहते थे होना चाहिए और लिबरल कहते थे नहीं होना चाहिए। लिबरल थोड़ा सा ना कहते थे कि अमीर लोगों को काफ़ी ज़्यादा हक होने चाहिए, रेडिकल कहते थे अमीर लोगों को हक नहीं होने चाहिए, सबको समान अधिकार, ये इक्वालिटी की, रेडिकल्स इक्वालिटी की बात करते थे। आपको शायद थोड़ा सा स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न हो सकता है लिबरल रेडिकल में, तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, फिर आपको दोबारा से समझ अच्छे से आ जाएगा। कंजर्वेटिव्स कौन होते थे? अब कंजर्वेटिव्स जो है वो दोनों को ही अपोज करते थे, वो रेडिकल को भी अपोज करते थे और वो लोग लिबरल को भी अपोज करते थे। वो कहते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड, मतलब कंजर्वेटिव वो लोग ना दकियानूसी विचार वाले, वो कहते हैं कुछ जो ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव ने थोड़ा सा तो अपना दिमाग खोल लिया था। अर्लियर 18th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो कंजर्वेटिव्स हैड बीन ग्रेजुअली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज, मतलब वो कहते थे कि ज़्यादा बदलाव नहीं आने चाहिए। बट 19th सेंचुरी आते आते उन्होंने कुछ चेंज जो हैं वो तो एक्सेप्ट कर लिए थे, वॉज इनएविटेबल बट बिलीव दैट द पास हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी बॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। कंजर्वेटिव कहते थे अच्छा ठीक है ले आओ चेंज, बट बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम आराम से आने चाहिए। और लिबरल्स कहते थे ठीक है थोड़ा तेज़ी से चेंज ले आओ, और रेडिकल कहते थे कि भाई आज ही चेंज आना चाहिए। इस तरीके की बातें आप समझ लीजिए डिफरेंस में। Differing ideas about the societal change clash during the social and political turmoil that followed the French Revolution। तो ये जो आइडियाज़ थे ना रेडिकल, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इनके बीच में जो क्लैश आया, इनके बीच में लड़ाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। ऐसे नहीं मार पीट नहीं, बातों की लड़ाई, विचारों की लड़ाई। वेरियस अटैम्प्ट, काफ़ी सारे अटैम्प्ट हुए रिवॉल्यूशन में एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे बदलाव लाने की कोशिश की गई। हैव डिफाइंड बोथ द लिमिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज, और मतलब विचारों में बदलाव लाने की और
किसी पे लिमिट लगाने की, किसी पे लिमिट बढ़ाने की, वही है ना, आदान प्रदान विचारों का और चेंजेस लाने की बातें चलती रहती थी। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ अ न्यू चेंज। तो ये जो हम लोगों ने देखा रेडिकल और लिबरल कंजर्वेटिव, काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंज को ये इशारा कर रहे थे। ये टाइम था ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये जो समय था ना 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी का, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे। लोगों के पैसे की हालत में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे थे। सोसाइटी में लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू करा था कि जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ये ऐसा टाइम था जब काफ़ी सारी नई नई सिटीज़ बन के आने लगी थी, इंडस्ट्रीज़ ग्रो होने लगी थी, रेलवे आ गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ये 18th 19th सेंचुरी का ऐसा ही टाइम चल रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बॉट मैन विमेन चिल्ड्रन टू द फैक्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज बनी, फैक्ट्रियाँ लगी, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, तो आदमी औरत बच्चे सब लोगों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया। जो काम करने के घंटे थे ना वो बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब एक वर्कर 18-18 घंटे 20-20 घंटे भी उन लोगों से काम करवाया जाता था, और उनके पैसे बहुत ज़्यादा कम दिए जाते थे। उनको बच्चों को भी काम करवाया जाता था। अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि भाई लोग इतना इतना काम करने के लिए क्यों तैयार होंगे, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। ऐसा समय जब इंडस्ट्रियल गुड यानी कि जो फैक्ट्री का बना हुआ सामान था उसकी जब जिस समय पर डिमांड नहीं होती थी तो उस समय पर काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी होती थी। घर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि लोग गांव से निकल करके शहरों में पहुंच रहे थे, और शहरों में फिर इसकी वजह से स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, लंदन की भी बात कर रही हूँ। इस टाइम पर 18th सेंचुरी के टाइम पर यूरोप आज जो इतना खूबसूरत सा हमें लगता है, उस समय पर ये भी बहुत ख़राब हुआ करता था। लिबरल्स रेडिकल्स ने सोचा कि ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं इनको ठीक कैसे किया जाए। देखिए ऐसे इस तरीके से लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी में और बहुत बुरी हालत में रहा करते थे। द लंदन इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय अ कंटेम्पररी। तो पिक्चर है एक, कंटेम्पररी का मतलब होता है उसी समय के लोग। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी ना वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो लोगों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे या फिर एम्प्लॉयर्स होते थे। तो लिबरल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए। देखिए इतनी बड़ी बड़ी विचारधाराएं तभी तो रखेगा ना इंसान जब उसका पेट भरा हुआ होगा। जिसका पेट खाली होगा उसको कोई विचारधाराएं उसके दिमाग में नहीं आती है, उसके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ खाना आता है। तो जो रेडिकल, कंजर्वेटिव और लिबरल ये कौन होंगे, जो पैसे वाले लोग होंगे वही तो ये सब सोच पाएंगे। तो वही ये लोग हुआ करते थे, प्रॉपर्टी ओनर्स हुआ करते थे या फिर फैक्ट्री ओनर्स हुआ करते थे, मतलब थोड़ा बहुत पैसे वाले ही हुआ करते थे। Having made their wealth through a trade or industrial ventures, they felt that such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workplace in the economy was healthy and citizens were educated। तो इन लोगों ने तो पैसा काफ़ी बना लिया था, फिर ये काफ़ी सारे लोग होते थे जो सोचते थे कि हमने बना लिया है, सोसाइटी के और लोगों तक भी ये सारी की सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, और इकोनॉमी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर सिटीजन्स पढ़े लिखे होंगे तो देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। अपोज टू द प्रिविलेजेस ऑफ द ओल्ड अरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ द फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। तो जो लिबरल थे और रेडिकल्स थे ना, ये लोग सोचते थे कि जो प्रिविलेजेस होनी चाहिए, प्रिविलेजेस यानी कि जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए वो जन्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर जो इंडिविजुअल कोई एक पर्सन अपनी मेहनत से खुद को बनाता है उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जानी चाहिए। अपनी मेहनत से जो काम करेगा उसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिले, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले। जो इंसान है उसको फ्रीडम मिले, उसको फ्रीडम इंश्योर करनी चाहिए। अगर गरीब जो है वो लेबर है एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट द सोसाइटी वुड डेवलप। तो गरीब भी अच्छे से काम कर पाए और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा पाएँ, अच्छे से काम कर पाएँ, तो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो डेवलप कर जाएगी। काफ़ी सारे वर्किंग मैन और वुमेन जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव चाहते थे। इन द वर्ल्ड रेलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज़ इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो इन लोगों जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट भी करते थे। ऐसे औरत और आदमी जो बदलाव चाहते थे वो इस तरीके के रेडिकल्स और लिबरल्स वाली विचारधारा वाले लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। काफ़ी सारे जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल, रेडिकल, चाहते थे कि रिवॉल्यूशन हो
रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड ऑफ टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। तो जो 1815 के टाइम पर हम लोगों ने देखा था ना, नेपोलियन को मार दिया था और फिर दोबारा से मोनार्की आ गई थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। तो लिबरल और रेडिकल लोग चाहते थे जो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1815 के बाद आई है ना, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये ख़त्म होनी चाहिए। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, दे बिकम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। तो रशिया में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, यहाँ पे फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा आंदोलन वगैरह होने लगे, और जो मोनार्क्स थे, मोनार्क का मतलब होता है राजा महाराजा, उन लोगों को हटाने की कोशिशें की गई। नेशनलिस्ट होते हैं राष्ट्रवादी, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं। उन्होंने वर्क किया उठा फेंकने के लिए जो मोनार्क्स थे ना, एग्जिस्टिंग मोनार्क्स, जो राजा वगैरह थे, उनको हटाने की काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने कोशिश की। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। तो इस तरीके के समाज की, इस तरीके के देश की बात करते थे जहाँ पर हर नागरिक का बराबर अधिकार होंगे। 1815 के बाद ये मज़ीनी जो था, एक इटालियन नेशनलिस्ट था, ये इसके बारे में ना 10th क्लास में पढ़ोगे आप। एक इटालियन नेशनलिस्ट था, कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। तो इटालियन नेशनलिस्ट था जिसने कंस्पायर किया था दूसरों के साथ इटली में। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स। तो जो ये मज़ीनी था ना, गसप मज़ीनी काफ़ी कुछ लिखता था, लोग इसकी बातों से काफ़ी इंस्पायर होते थे, इवन इंडिया में भी इसको पढ़ा जाता था, और इसकी बातों से लोग इसकी बातों को फॉलो करते थे और अपने अनुसरण में लाते थे और काम करते थे। अब आगे है, कितना हो गया, 20 मिनट में, चले आओ देख लेते हैं। कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो सोशलिज्म यूरोप में कैसे पहुंचा? परहैप्स का मतलब होता है शायद। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्स वॉज सोशलिज्म। तो फार रीचिंग मतलब बहुत ही एक अच्छा सा, मतलब एक अच्छा कहें बुरा कहें, बट एक विजन था, एक सोच थी कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। मिड 19th सेंचुरी का जो यूरोप था ना, उसमें सोशलिज्म जो है वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। तो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी आते आते सोशलिज्म के बारे में पूरे यूरोप में बातें की जाने लगी थी। सोशलिस्ट लोग जो थे वो कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। सोशलिस्ट कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, सरकार का हक होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे, और सरकार ही उस प्रॉपर्टी को बांट करके लोगों को दे। और ये कहते थे कि जो सारे के सारे दुख दर्द और सारी की सारी खराब चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो इस प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही हो रही हैं। इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है? दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रोप्राइटराइट वर concerned only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। तो भाई प्रॉपर्टी एक इंसान की खूब सारी प्रॉपर्टी है, काम कोई दूसरा कर रहा है, पूरे मतलब खून पसीना बहा करके खूब मेहनत से वो काम कर रहा है, मगर उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, सब कुछ चला जा रहा है उसके पास जिसके पास प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। तो अगर सोसाइटी को, ना कि एक पर्सन को, अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक पर्सन के पास कंट्रोल नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी का कंट्रोल पूरे के पूरे समाज के पास होना चाहिए। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। ज़्यादा अटेंशन दी गई पूरे के पूरे समाज की भलाई हो। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। तो सोशलिस्ट इस तरीके का चेंज चाहते थे। सोशलिस्ट कौन थे? जो कहते थे कि प्रॉपर्टी पूरे समाज की होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सोसाइटी है, सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से बिल्ड होंगी? तो अलग अलग सोशलिस्ट लोग जो थे ना, उनके अलग अलग व्यूज़ थे, अलग अलग विजन थे, अलग अलग सोच थी फ्यूचर के बारे में। कुछ लोग बिलीव करते थे इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। देखिए कोऑपरेटिव्स क्या होती है ना, कोऑपरेटिव्स में जैसे कि एक छोटी सी आप कारखाना समझ लीजिए, छोटा सा स्टार्टअप टाइप का समझ लीजिए, जिसमें सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, सबका उस फैक्ट्री में हक है, हर एक पर्सन का हक है, और जो जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। रॉबर्ट ओवन जो थे एक काफ़ी लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इंग्लिश मैन्युफैक्चरर का मतलब होता, इंग्लिश कौन है? जो ब्रिटेन के लोग हैं ना, उनको इंग्लिश बोला जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरर थे, इनकी वहाँ पे फैक्ट्री थी, सामान बनाते थे। तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बिल्ड करी थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। कहाँ पर? यूएसए में इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी। और काफ़ी सारे सोशलिस्ट थे, वो कहते थे कि कोऑपरेटिव्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, बल्कि कोऑपरेटिव्स जो है वो गवर्नमेंट को बनानी पड़ेंगी। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव बनाएगी तो इसको काफ़ी अच्छे से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग कोऑपरेटिव, आप समझ गए ना, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पूरा का पूरा हक उन लोगों का, एक सिर्फ एक पर्सन का नहीं है, सब लोगों का उसमें हक है।
फ्रांस की अगर बात करें तो उसमें एक लुइस ब्लैंक थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को हटा दे। कैपिटलिस्ट क्या होता है, जैसे एक फैक्ट्री है, खूब बड़ी फैक्ट्री है, उसका एक ही मालिक है, बाकी सारे तो वर्कर्स हैं। वर्कर्स को तो उनकी थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाएगी और सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जाएगा, इस एक पर्सन के पास जाएगा। ये चीज़ होती है कैपिटलिज्म या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लोगों के वेलफेयर को नहीं दी जाती, लोगों की भलाई को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। सोशलिज्म में लोगों की भलाई को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जो लुइस ब्लैंक था, ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो है एनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को, और कैपिटलिस्ट जो एंटरप्राइज है इनको हटा दे। और कोऑपरेटिव्स जो है क्या होते थे, कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोग मिल करके आएंगे जो सामान को इकट्ठा होकर के प्रोड्यूस करेंगे और जो प्रॉफिट होगा अपने मिल करके सब लोग बांट लेंगे। कार्ल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 1818 से 1883, एंड फ्रेडरिक एंगल्स, ये जो है एडेड अदर आइडियाज़ टू देयर बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने और एंगल्स ने भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके सोशलिज्म के लिए दिए। मार्क्स ने कहा कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रीज हैं, एक ही पर्सन है, 1-2% सारा का सारा पैसा खा जा रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को ओन करते हैं और सारा का सारा पैसा खुद खा जाते हैं, जबकि जो पैसा प्रॉफिट है वो वर्कर्स के साथ भी शेयर होना चाहिए। वर्कर्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो प्राइवेट कंपनी ले जाती है और वर्कर्स के भलाई के लिए तो पैसा लगाया ही नहीं जा रहा है। वर्कर्स को क्या करना चाहिए, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, ओवरथ्रो का मतलब उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री के ओनर्स को उखाड़ फेंको, और राज किसका चलना चाहिए, फैक्ट्री के वर्कर्स का, लोगों का राज चलना चाहिए जो कि उन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार की होनी चाहिए और सरकार ही उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से चलाए, लोगों में बांट करके। मार्क्स बिलीव करते थे टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। तो मार्क्स कहते थे कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिस्ट वही है पैसे वाला, आप समझ लीजिए, एक्सप्लॉयटेशन जो परेशान किया जा रहा है, जो इतनी गरीबी की हालत में पूरी दुनिया के मैक्सिमम लोग रह रहे हैं और कुछ ही लोगों के पास पैसा है, यही तो शोषण होता है, इसको ख़त्म करना चाहिए और वर्कर्स को इकट्ठा होकर के आना चाहिए, साथ मिल करके काम करना चाहिए। और मार्क्स ने वर्कर्स को कन्विंस किया कि वर्कर्स वुड ट्रम्प इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और कि जो वर्कर्स हैं ना वो जीत सकते हैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ। कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और मार्क्स कहते थे कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, जिसमें लोगों की चलेगी, जिसमें एक सरकार ऐसी होगी जो लोगों के भले के लिए काम करेगी, ऐसी ही सोसाइटी तो फ्यूचर की सोसाइटी है। अब आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। उस समय पर ना 18th सेंचुरी, मेनली मिड 19th सेंचुरी, तो उस समय पर सोशलिज्म के लिए बड़ी ज़्यादा मतलब एक लहर चली हुई थी सोशलिज्म की। बाय 1870 सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, पूरे यूरोप में ये आइडियाज़ फैल गए थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, अपने एफर्ट्स को इकट्ठा लाने के लिए जो सोशल लोग थे ना, इन्होंने अपनी सोसाइटी पूरी बना ली थी, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सेकंड इंटरनेशनल। तो टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। सोशलिस्ट लोग जो थे, जो समाज के लिए, वर्कर्स के भले के लिए काम करना चाहते थे, उन्होंने अपनी एक सोसाइटी फॉर्म कर ली जिसका इन्होंने नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स जो थे इंग्लैंड में और जर्मनी में बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो वर्कर्स जो थे, यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, जर्मनी में, इंग्लैंड में, उन्होंने एसोसिएशंस मतलब ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए ताकि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, काम जहाँ पे वो करें वो ढंग से उनको काम करने को। कंडीशंस इतनी ख़राब होती थी, बहुत ही कम जगह में बड़े सारे लोग काम कर रहे होते थे और कई घंटों काम करते थे बिना ब्रेक्स के, छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थी। तो उन्होंने फंड्स बनाए ताकि पैसे वैसे इकट्ठे करें, ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस का टाइम आ जाए, ऐसा समय आ जाए जब लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो उनको पैसा मुहैया कराया जा सके और वर्किंग आवर कम हो और राइट टू वोट मिले। फैक्ट्री में जो काम हो वो वोट के आधार पर हो, सब लोगों से मिलजुल के काम डिसाइड किया जाए, इस तरीके की बातें वर्कर्स पार्टी किया करती थी। जर्मनी में एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वर्क करती थी विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। तो जो वर्कर्स पार्टी थी वो
एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी मिलकर के काम करती थी और वहाँ पे सीटें भी इसने जीत ली थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने। 1905 आते आते सोशलिस्ट हो गए। ट्रेड यूनियनिस्ट होते थे, जो जैसे कि व्यापार हो रहा है, व्यापार कैसे होगा, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, इसके भी एसोसिएशंस बनने लगे थे, तो ट्रेड यूनियन भी बनने लगी थी। 1905 आते आते फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी बन गई थी, आज भी काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है। लेबर पार्टी थी ब्रिटेन में। और अगर आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन में और कौन सी दूसरी पार्टी चलती है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड द सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक सोशलिस्ट गवर्नमेंट में तो नहीं आ पाए थे, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर्स जो है थी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, जो देयर आइडियाज़ डिड शेप लेजिस्लेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे, और काफ़ी पॉलिसीज़ इनके सोशलिस्ट आइडिया के थ्रू ही बनी हैं वहाँ पर उस समय 1914 में भी। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल एंड रेडिकल्स। तो गवर्नमेंट में जो है लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव्स हुआ करते थे, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। सोशलिस्ट जो है बहुत ज़्यादा 1915 तक नहीं थे, बट 1915 के बाद रशिया तो पूरा सोशलिस्ट ही हो गया था। तो पेंटिंग है ये पेरिस कम्यून की 1871 में, जहाँ पर एक पोर्ट्रेट सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन पेरिस बिटवीन मार्च, तो 1871 के टाइम की वो है कि पेरिस में मार्च वगैरह हो रही है। इस पीरियड में जो था क्या, लोगों ने कहा था कि पीपल की गवर्नमेंट बनाओ। इसमें वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये कहते थे कि लोगों की गवर्नमेंट बननी चाहिए, और इस तरीके की चीज़ें मतलब प्रोटेस्ट हो रहे थे। यही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे थे फ्रांस में, इसकी ये पिक्चर है। अब जो सेकंड पार्ट है द रशियन रिवॉल्यूशन, ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।